हाय वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस ऑनगोइंग सीरीज ऑफ द कोर्स संयम, जिसमें हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को अनकवर कर रहे हैं। और यहाँ हम चैप्टर नंबर 10 तक पहुँच चुके हैं और चैप्टर नंबर 10 में हमने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। जो पिछला लेक्चर था लेक्चर 10D, उसमें हमने जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन को देखा था और हमने ये भी देखा था कि किसी जनरल इक्वेशन को बाकी सारे वेरियस फॉर्म्स में से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आज का लेक्चर जो बेस्ड है वो 4 टॉपिक पे बेस्ड है। पहले हम ये समझेंगे कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किसी दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जाएगा। अगर लाइन जनरल फॉर्म में दे रखा हो तो वी डोंट हैव टू फाइंड स्लोप्स. In fact, we will use the coefficients of x and y present in the equation of the line, and we will have a ready-made formula to find the angle between two lines. उसके बाद हम ये देखेंगे कि family of lines का concept क्या है, and then finally concurrent line का concept क्या है। तो इन चारों टॉपिक्स के ऊपर आज का लेसन बेस्ड होने वाला है। Let's start with length of perpendicular formula. तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फार्मूला को डिराइव करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फार्मूला इनफैक्ट है क्या। तो ये सिंपल है। अगर हमारे पास कोई एक लाइन गिवन है, सपोज कीजिए ये कोई लाइन है, मैं ओवरराइट कर रहा हूँ इसको, और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax + by + c = 0, और हमारे पास कोई एक पॉइंट है x1, y1, और वहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन के ऊपर। तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी, सपोज कीजिए उसको मैंने d माना, तो उसको फाइंड करने का फार्मूला ये है। फार्मूला क्या है? सिंपल, आपको x1 y1 जो कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट के, इस लाइन की इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में प्लेस कर देना है। मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में, मतलब 0 वाला टर्म उधर का छोड़ देना है, और उसको हमें न्यूमरेटर में रखना है। डिनोमिनेटर में जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट प्लेस कर देना है। और आप अब देख पा रहे हो कि ये सब कुछ नंबर्स आएंगे, ये एक फ्रैक्शन आएगा। तो इस फ्रैक्शन को फाइंड करने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका मॉडुलस लेना है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द लेंथ, एंड लेंथ कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। तो ये फार्मूला है और इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है। अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन दे रखी है जनरल फॉर्म में, अगर ना भी दे रखी हो तो जनरल फॉर्म में आप लिखोगे पहले, और उसके बाद इसको अप्लाई करना वेरी 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 ईजी। लेकिन अब बात आती है कि इसको हम डिराइव कैसे कर पाएंगे, मतलब ये कि आखिर में आया कैसे होगा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फार्मूला के ऊपर मैंने एक बहुत पहले आर्टिकल लिखा है अपने ब्लॉग के ऊपर, तो उसको आप जाके देख भी पाएंगे। उसमें मैंने 3 अलग अलग मेथड से उसको डिराइव किया है, और इसका डेरिवेशन आप NCERT में भी देख पाओगे, या फिर और भी जितने भी सहायक बुक्स आप यूज़ करते हैं उन सभी बुक्स में वही मेथड दे रखा होगा जो आपने NCERT में देखा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको, वो डेरिवेशन उस मेथड से अलग है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इनफैक्ट ये जो मेथड है ये ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। बाकी जो दूसरे मेथड से वो प्योर ज्योमेट्रिकल यानी कार्टेशियन ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। तो ये भी समझना अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाला कॉन्सेप्ट है, जर्नी है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक लाइन गिवन है, ये वाली, जिसकी इक्वेशन हमने मानी x + by + c = 0, और ये जो पॉइंट P है, इसी पॉइंट को हमने कंसिडर किया x1, y1, और वहाँ से ये जो ग्रीन वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, इसी की लेंथ निकालनी है, तो इसको मान लिया d। बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसको हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, अज्यूम किया। मतलब P से पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया लाइक दिस, जो कि वो इस लाइन को इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट के ऊपर। तो वहाँ हमने देखा जहाँ भी कट करेगा उसको हमने M कंसिडर कर लिया लाइक दिस। ये P से इसको लाइन को टच करता हुआ जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो M पे कट करेगा, तो उसको हमने ये ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली इसी P से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। सो वी हैव टू ड्रॉ ओनली 2 लाइन्स, द फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल, द सेकेंड वन इज वर्टिकल, through the P which are respectively meeting at M and N to the line, M and S to the line in fact. ओके, तो ये वर्टिकल लाइन हो गया आपके पास PS। अब आप देखिए M पॉइंट को अगर मैं ढूंढना पड़े तो आपको पता है कि M पॉइंट का जो Y कोऑर्डिनेट होगा वो एग्जैक्टली y1 होगा, बिकॉज हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है।
तो अगर इस पॉइंट P का एक y कोऑर्डिनेट y1 है, सो ऑफ कोर्स M का भी y कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, बिकॉज वो सेम ऊंचाई पे है x एक्सिस से। तो इसका y कोऑर्डिनेट हमने y1 माना, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट निकालना भी इजी है, बिकॉज वी नो द इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्योंकि ये पॉइंट M इस लाइन पे भी स्थित है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम y1 को प्लग कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे ही मैं y1 प्लग करूंगा, सो विल गेट ax plus by1 plus c is equal to 0, and from here what we get x as negative by1 minus c divided by a, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी इस पॉइंट के लिए। तो ये जो m के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें मिल चुके हैं। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं इस s के कोऑर्डिनेट को ढूंढना चाहूँ तो ऑफ कोर्स वो गॉट द आइडिया कि इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x1 होगा, और फिर से इस x1 को इस लाइन के अंदर डालेंगे तो हमें उसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और यहाँ से ये जो पॉइंट है x1 कॉमा नेगेटिव ax1 माइनस सी बाई बी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ s। ऑलराइट, तो ये हमने ढूंढ लिया है कि s और m के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, साथ ही साथ हमने ये भी एज्यूम किया है कि जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि जो pn लेंथ है वो इस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ये थीटा होगा, सो ऑफ कोर्स दिस विल गिव यू द 90 माइनस थीटा, और ये फिर से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होने की वजह से 90 डिग्री का पूरा एंगल बना रहे हैं। तो ये थीटा होगा, इतना क्लियर है। अब आते हैं अपने दो ट्राइंगल्स के ऊपर विचार करते हैं जहाँ की हम ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PMN। तो इस ट्राइंगल PMN में आप देखिए हमें इंट्रोड्यूस करना है क्या क्या, ये लेंथ PM और ये लेंथ D। तो इस थीटा के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑफ कोर्स साइन थीटा। सो वी आर राइटिंग साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, D बाय, क्योंकि ये उसका परपेंडिकुलर होगा, एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, सो यू हैव टू राइट व्हाट, PM। बट ये ध्यान दीजिए कि जो PM की लेंथ होगी वो आप निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे, बिकॉज आपको पता है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो तो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, मतलब जो इसका लेंथ होगा वो P और M के x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस से मिलेगा, वही लेंथ होगा। तो क्या लिख देंगे, x1 एंड माइनस एंड दिस नेगेटिव by1 माइनस c डिवाइडेड बाय a, और यहाँ मॉड डाल देंगे बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एनी नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय ax1 प्लस by1 प्लस c, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय a। यू गॉट द आइडिया। ये तो मिल गया साइन थीटा, और यहाँ पे मैं मॉड तो डालूंगा ही। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल PNS, सो लेट मी राइट इन ट्राइंगल PNS। अब फिर से इस थीटा की बात करेंगे, तो इस थीटा के लिए ये जो D होगा वो अब बेस हो जाएगा, और फिर से PS हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे कोसाइन थीटा, एंड कोसाइन थीटा इज D डिवाइडेड बाय, और फिर से मैं क्या लिखूंगा, आप समझ पा रहे हो कि अब जो डिफरेंस लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा y1 माइनस दिस थिंग, और फिर से मैनिपुलेट वगैरह करके आ जाएगा क्या, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय b, और इसका मॉड। तो इतना आप कैलकुलेट कर लोगे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, अदरवाइज आपने इतना इंट्यूशन ले लिया होगा कि अगर यहाँ पे a डिनोमिनेटर में है तो यहाँ b होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ b पहले से है। ऑलराइट, अब ये साइन थीटा और कोसाइन थीटा आपको मिल गया। हमें क्या करना था, d निकालना था, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट ये हमें मदद कर रहे हैं। क्यों, बिकॉज वी नो देयर इज अ यूनिवर्सल रूल बिटवीन साइन एंड कोसाइन। क्या है वो, एक ही एंगल के लिए हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड वी आर एक्चुअली यूजिंग द सेम थिंग हियर। तो क्या लिखेंगे, पहले साइन थीटा के लिए दैट वाज d स्क्वायर डिवाइडेड बाय ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a होल स्क्वायर्ड प्लस d squared divided by ax1 plus by1 plus c divided by b the whole squared is equal to 1. Actually we are interested to find the value of d, so we'll just
टेक देम कॉमन, सो विल राइट डी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर्ड एंड डिवाइडेड बाई ax1 plus by1 plus c the whole square is equal to 1. We can manipulate and you get the same thing. यहाँ से d स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब हो जाएगी ax1 plus by1 plus c the whole square divided by b स्क्वायर plus a स्क्वायर्ड. और अब आपको पता है कि यहाँ से आप जब रूट लोगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट थिंग what you were looking for, the same thing जो हमें चाहिए था. ऑलराइट, तो ये था प्रूफ ट्रिग्नोमेट्री के यूज से, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से. बाकी दो प्रूफ्स हैं वो आप मेरे ब्लॉग को पढ़ के, आर्टिकल को पढ़ के देख सकते हैं. लेट्स मूव अहेड. अब इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करना हो, क्वेश्चन हमारे पास है पहले से. क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक पॉइंट गिवन है 2,3 जहाँ से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. सो यू डोंट हैव टू डिराइव इट, वी हैव टू यूज द फार्मूला. सो क्या हो जाएगा, 3 × 2 4 × 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेना है. तो हो जाएगा कितना, 6 और 12 18, 7 25 और बाई 5 दैट इज द आंसर इज 5. तो इस तरीके से आपने देखा कि इक्वेशन अगर गिवन हो जनरल फॉर्म में और पॉइंट गिवन हो तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को निकालना कितना आसान है इस फॉर्मूले को यूज़ करके. अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे. आई होप कि आपने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा. सो अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन लाइंस. अगर दो लाइन के इक्वेशंस गिवन हो जनरल फॉर्म में लाइक a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, दिस इज द फर्स्ट लाइन यू हैव, दैट इज लाइन 1. एंड दूसरा लाइन गिवन है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, दैट इज लाइन 2. एंड उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनके बीच के एंगल को रिलेट करने वाला जो इक्वेशन होगा वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू a2b1 माइनस a1b2 डिवाइड बाई a1a2 प्लस b1b2. इसको डिराइव करना बहुत ईजी है. सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई दो लाइन्स हैं L1 एंड L2, इनके बीच का एंगल थीटा है. आपको पता है कि लाइन 1 के लिए अगर आप स्लोप निकालने जाओगे तो ये मिलेगा क्या, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y. सो द m1 इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ a1 डिवाइड बाई b1. In the similar way we are finding m2 for the line 2 and that will give you negative of a2 divided by b2. और ये आपको जब पता चल गया तो आपने स्लोप वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर आई थिंक 10b में हमने ये देखा था कि लाइन के बीच का एंगल स्लोप के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, दैट इज m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2. और अब आप इनको यथास्थान रखोगे, सो ये हो जाएगा नेगेटिव a1 बाई b1 माइनस दैट विल गिव यू प्लस a2 बाई b2 एंड डिवाइड बाई 1 प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट तो हो जाएगा पॉजिटिव बिकॉज बोथ आर नेगेटिव ऑलरेडी. सो a1 a2 एंड b1 b2. एंड उसके बाद इसको सिंप्लीफाई मैनिपुलेशन करेंगे तो ऑफ कोर्स ये मिलने ही वाला है. अब इससे पता है क्या चलता है, अगर मान लीजिए कि tan थीटा हमारे पास ये गिवन है और हम चाहते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 हो. थीटा की वैल्यू 0 उस स्थिति में होगी जब लाइंस पैरेलल होंगे. तो यहाँ पे नोट हम लिख सकते हैं कि लाइन यानी कि L1 एंड L2 आर पैरेलल. और पैरेलल कब होगा, जब ये थीटा 0 होगा, दैट मीन्स जो न्यूमरेटर है वो 0 होगा. दैट मीन्स वी कैन राइट a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू 0. एंड इसके बाद अगर आप इसको चाहो तो और भी आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a2 बाई a1 मस्ट बी इक्वल टू b2 बाई b1. दैट मीन्स कि जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन होना जरूरी है अगर वो लाइंस पैरेलल हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है. दूसरी स्थिति हो सकती है कि लाइन 1 और लाइन 2 परपेंडिकुलर हो. लाइन 1 और लाइन 2 परपेंडिकुलर हैं आपस में, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज है, इसलिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 0. और इसलिए क्या हो गया, a1 a2 प्लस b1 b2 शुड बी 0. इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, यहाँ से हम ये देख पाएंगे कि अगर हमारे पास दो लाइंस गिवन, इन दोनों के लिए हम देख सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. दो लाइंस हैं तो परपेंडिकुलर की स्थिति में क्या होने वाला है
कि A1 A2 प्लस B1 B2 0 कब होंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बीच में एक नेगेटिव साइन होगा, तभी इन दोनों का सम 0 होगा। बिकॉज अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, दोनों पेयर्स पॉजिटिव हैं, तो इस वजह से ये नहीं हो पाएगा। तो एक चीज़ देखते हैं कैसे हो पाएगा ये। मान लीजिए कि हमने लिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 और हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो हम कुछ ऐसा करेंगे 4x माइनस 3y इज इक्वल टू कोई भी नंबर यहाँ के ले सकते हैं। और अब ये लाइन 1 और ये लाइन 2 आपस में परपेंडिकुलर होंगे हर बार, आप देख सकते हैं। क्यों? बिकॉज 3 टाइम्स 4 एंड इज इक्वल 12 एंड 4 टाइम्स नेगेटिव 3 इज नेगेटिव 12। तो हमें क्या करना होगा, अगर कोई लाइन गिवन है उसके परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करना है, सो वी हैव टू ओनली स्विच द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y एंड चेंज द साइन बिटवीन देम। सो इसको हम देख लेते हैं कैसे यूज़ करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू दिस। तो पहला तो इजी है, कोई भी इस लाइन के पैरेलल लाइन ले जाएगी तो उसके लिए कोफिशिएंट तो सेम रहेगा। तो हम मान लेंगे कि वो लाइन है 2x माइनस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0 इज एक्चुअली वी आर अज्यूमिंग लेट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन दैट इज 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज दोनों के लिए जो x और y के कोफिशिएंट्स का प्रोपोर्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो क्यों ना हम वही वैल्यूज़ ले लें जो यहाँ पे है। सो बिकॉज यहाँ k अपने आप उसको मैनेज कर लेगा। अब ये वाला जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रहा है? 2,3 से, तो उससे हमें k निकल जाएगा। तो ये जो कि 2,3 से पास हो रहा है, सो वी आर गोइंग टू प्लग 2,3 इनसाइड इट। दैट मीन्स विल बी 2 टाइम्स 2 माइनस 3 टाइम्स 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 minus 9 is negative 5, so k is going to be 5। फिर हम क्या करेंगे, इस k को उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन ऑफ लाइन में मिल गया जो इस लाइन के पैरेलल था और 2,3 से पास हो रहा था। अब एक दूसरी लाइन की बात की जा रही है जो इसी लाइन के परपेंडिकुलर है और इस 2,3 से पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से लेट क्या लेंगे, आप इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हो। परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है बताया मैंने कि इनके साइन, इनके कोफिशिएंट्स को स्विच कीजिए। जो x का कोफिशिएंट है y को दे दीजिए और जो y का कोफिशिएंट है वो x को दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3x और 2y और बीच में साइन क्या करना है, यहाँ जो साइन है उसको स्विच कर दीजिए। यहाँ पे साइन था नेगेटिव तो ये हो जाएगा प्लस और फिर से k 0। अब ये फिर से कहाँ किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2,3 से। अगेन वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 2,3 देयर, सो विल बी 3 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 3 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट वी गेट k हियर इज 6 प्लस 6 नेगेटिव 12 एंड k इज गोइंग टू बी नेगेटिव 12। सब्स्टिट्यूट इट बैक एंड दे विल गेट 3x प्लस 2y नेगेटिव 12 इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज आवर आंसर। तो होप कि आपने समझ लिया होगा कि अगर कोई लाइन गिवन हो, दो लाइंस गिवन हो इनफैक्ट, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से। और साथ ही साथ इस फॉर्मूले के कॉन्सिक्वेंस से हमने ये भी समझा कि अगर एक लाइन गिवन हो तो उसके पैरेलल लाइन को डायरेक्टली और उसके परपेंडिकुलर लाइन को डायरेक्टली कैसे हम निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली ऑफ लाइन्स। फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या है, दो लाइन्स गिवन है, सपोज कीजिए फिर से हमने लिया यहाँ पे L1 and this is our, let's say, L2, or no, actually other way around, but in fact let me change this। तो ये मैंने मान लिया L2 और ये मान लिया L1। ओके, अब सही है। और इन दोनों के इंटरसेक्शन से हो सकता है कि हमारे पास करोड़ों लाखों पता नहीं कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होंगे लाइक दिस, इनके इंटरसेक्शन से। तो इनके इंटरसेक्शन से जितने भी लाइंस पास होंगे उन सब की इक्वेशन इन्हीं दो लाइंस की इक्वेशन के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ, लेट मी राइट, फैमिली ऑफ लाइन। और यहाँ पे मैं लाइन 1 या लाइन 2 अगर लिखूँ तो सीधा याद रखना है आपको एक जनरल तरीका, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। यहाँ L1 L2 से मतलब है कि हम केवल इतने पार्ट को ले रहे हैं, राइट हैंड साइड को नहीं ले रहे हैं। ओके, तो हम इसको अगर अब लिखें तो कैसे लिखेंगे, ax1 नॉट a1, a1x इनफैक्ट b1y प्लस c1 टाइम्स
प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और ये फैमिली ऑफ लाइन है और लैम्डा क्या है, लैम्डा इज अ पैरामीटर, और जिसको फाइंड करने के लिए कोई गिवन इंफॉर्मेशन होगा टू बी फाउंड बाय गिवन इन्फो। लेट मी राइट इट। तो इस इक्वेशन की मदद से हम फाइंड करेंगे। इसको समझते हैं क्या है। इसके कहने का मतलब ये कि जो दो लाइंस हमारे पास गिवन थे L1 L2, इनके मदद से हम इन सभी लाइंस को बता सकते हैं। मतलब क्या कि लैम्डा जैसे ही पता चलेगा कोई गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पे, और लैम्डा को जैसे ही पुट करेंगे हमें हो सकता है कि ये वाली लाइन मिल जाए। कैसे? मान लीजिए हम ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक ऐसा लाइन ढूंढिए जो 2,3 से भी पास हो रहा हो। तो आप सोच के देखिए ये यूनिक लाइन होगा। क्यों? बिकॉज एक तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है उस लाइन के बारे में कि वो 2,3 से पास हो रहा है। तो कोई भी लाइन जो 2 पॉइंट से पास होता हो तो वो तो यूनिक ही होगा। इस वजह से जो ये 2,3 है वो इस लैम्डा को यूनिक बना देगा। लाइन अभी तक क्या है, जनरल है, लैम्डा पैरामीटर है। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पे इस फैमिली के अलग अलग लाइंस की इक्वेशन निकल सकती है, और लैम्डा जैसे ही स्पेसिफिक होगा वो एक पर्टिकुलर लाइन जो हम ढूंढ रहे थे वो मिल जाएगा। क्वेश्चन को देखेंगे आसानी से समझ में आएगा। देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। तो फिर से हम ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है मान सकते हैं, और ध्यान देना है कि राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, दोनों का पहले से है। तो यहाँ आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, और इक्वेशन यहाँ पे अज्यूम किया जाता है फैमिली का। सो लेट इक्वेशन ऑफ अ फैमिली इज गोइंग टू बी व्हाट, 3x minus 4y plus 2 plus lambda times 2x plus y is equal to 0। ये लाइन की इक्वेशन है फैमिली की। अब कहा यह गया है कि जो लाइन आप ढूंढना चाहते हो जो इनके दोनों के फैमिली में है, उस लाइन के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन है कि उसका y इंटरसेप्ट 2 है। तो अब ये इक्वेशन तो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसी में अगर मैं लैम्डा के ही फॉर्म में y इंटरसेप्ट निकाल लूँ तो उस फैमिली के हर एक मेंबर का y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, हो सकता है कि कुछ ही मेंबर्स के y इंटरसेप्ट 2 मिले या फिर एक ही मेंबर का y इंटरसेप्ट 2 मिले। तो हमें उसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए लैम्डा ढूंढ लेना है, एंड देन वी विल गेट द आंसर। 3x minus 4y plus 2 और जाएगा 2 lambda x plus lambda y। तो वी आर गोइंग टू कलेक्ट ऑल द लाइक टर्म्स। तो ये हो जाएगा 3 plus 2 lambda x, और यहाँ हो जाएगा प्लस lambda minus 4 y plus 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है वो अपने जनरल फॉर्म में आ चुका है। यहाँ से आप 2-3 तरीके से आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हो y इंटरसेप्ट। या तो आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकाल लो। यहाँ 3 तरीके आप लगा सकते हो। कौन कौन सा? पहला तो आप लगा सकते हो क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाइए, या तो फिर आप इसको x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो y की जो वैल्यू आएगी वो y इंटरसेप्ट हो जाएगी। एंड तीसरा हो सकता है कि आप इसको सीधे आप फाइंड कर सकते हैं कि y इंटरसेप्ट इज गिवन बाय व्हाट, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय b, द कोफिशिएंट ऑफ y। तो तीनों में से कोई आप अप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, ये तीसरा वाला आसान है। तो ये नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट यानी कि y इंटरसेप्ट जो है वो हमें मिलना चाहिए क्या, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट इज 2, सो हो जाएगा -2 एंड डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ y इज लैम्डा माइनस 4। अगर आप इसको बाकी से भी चेक करोगे तो यही आएगा। आप चेक कर सकते हो, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो हो जाएगा -2 बाई लैम्डा माइनस 4। ये मिल जाएगा y इंटरसेप्ट। लेकिन y इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है, 2। तो हम इक्वेट कर देंगे -2 बाई लैम्डा माइनस 4 को 2 से, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्या मिलेगी भाई, लैम्डा माइनस 4 is going to be -1 because we will manipulate it, and so lambda is equal to 3। लैम्डा की वैल्यू 3 मिल गई। इसको आप क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट बैक कर दीजिए। कहाँ पे सब्स्टिट्यूट बैक करेंगे,
या तो आप इस फर्स्ट इक्वेशन में कीजिए, लेकिन इसमें आप कीजिएगा तो फिर से मैनिपुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ कर दीजिए बिकॉज लैम्डा पहले से यहाँ मैनिपुलेटेड फॉर्म में है। तो यहाँ पुट कर देते हैं लैम्डा को, तो हो जाएगा 3 + 6 दैट इज 9x सॉरी, और यहाँ हो जाएगा 3 - 4 दैट इज -1 y एंड +2 एंड दैट इज आवर आंसर। तो ये वो लाइन है उस फैमिली का, ये वो मेंबर है जो उस फैमिली का है और इसका y इंटरसेप्ट 2 है। ऑलराइट, सो आई होप कि आपने फैमिली ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा एंड उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे ये भी आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली होती है हमेशा कि फैमिली ऑफ लाइन हम स्टार्ट करते हैं ऐसा लिखते हैं, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है कि वो दे रखा हो कि वो किसी पॉइंट से पास हो रहा हो सकता है उसका एक्स इंटरसेप्ट दे रखा हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बढ़ते हैं आगे अपने लास्ट टॉपिक में आज के लेक्चर के लिए, और वो है कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी 3 लाइन अगर किसी पॉइंट से पास होंगे तो उनको कंकरेंट कहेंगे। 3 लाइन क्यों? कोई भी 2 से अधिक लाइन किसी पॉइंट से पास होंगे तो वो कंकरेंट कहलाएंगे। इट इज़ सो सिंपल, सो आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट द डेफिनेशन। कंकरेंट का मतलब क्या है? कोई भी 2 से अधिक लाइन किसी पॉइंट से पास होंगे तो उन्हें हम कंकरेंट लाइंस कहेंगे। अब 2 पे क्यों नहीं कहा जाता? बिकॉज 2 को हम इंटरसेक्टिंग पहले से ही कहते हैं, अगर वो पैरेलल नहीं है तो इसलिए कंकरेंट हम उनको नहीं कहेंगे। क्योंकि 3 लाइन जो है वो हो सकता है कि एक ही पॉइंट से पास ना हो। कैसे? ऐसे कोई लाइन बन जाए तो आप देखिए ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से नहीं पास हो रहे हैं, कोई 2 आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो 3 लाइन अगर किसी एक पॉइंट से पास होंगे उन्हें हम कंकरेंट कहेंगे। इनफैक्ट 2 से अधिक होंगे तो 4 लाइन भी करेंगे तब भी होगा, 5 लाइन भी करेंगे तब भी उनको कंकरेंट कहा जाएगा। अब कंकरेंट लाइंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग लाइंस आर कंकरेंट। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 3 लाइन आपको दिया है, x + y = 1, लेट्स से दिस L1, दिस इज योर L2 एंड दिस इज योर L3। अब आप खुद से पूछिए कि अगर 3 लाइंस कंकरेंट हैं तो 2 लाइंस को अगर सॉल्व कर लेंगे, लाइन 1 एंड लाइन 2 को लेट्स से, तो उससे क्या मिल जाएगा? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे वो दोनों कट कर रहे हैं, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर तीसरे लाइन में सेटिस्फाई करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? राइट हैंड साइड 0 मिलेगा, बिकॉज वो पॉइंट उस तीसरी लाइन पे भी स्थित है, और इसी को आधार बना के इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो क्या करेंगे? लाइन 1 एंड लाइन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x + y = 1 है पहले से, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये मिल जाएगा क्या? 1 - x, और इसको लाइन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लाइन 2 क्या है? लैम्डा x + 2y = 3, और इसमें हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं y को, तो हमें क्या मिलेगा? मिल जाएगा लैम्डा x + 2 × 1 - x = 3, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा क्या? लैम्डा - 2x = 1, जिससे x की वैल्यू मिल जाएगी 1/λ - 2। तो हमें वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उसका x कोऑर्डिनेट मिल गया, और इसको फिर से इसमें बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। सो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 - 1/λ - 2, एंड व्हेन वी सिंप्लीफाइड फर्दर दैट विल बी λ - 2 - 1 दैट इज λ - 3/λ - 2। ये x और y की वैल्यू मिल चुकी है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है लाइन 1 और लाइन 2 का, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं लाइन नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं इस लाइन के अंदर इस दोनों x और y की वैल्यूज़ को, तो हो जाएगा λ² 1/λ - 2, x के लिए सब्स्टिट्यूट किया, 4 टाइम्स λ - 3/λ - 2 एंड +9 = 0। खुशी की बात है कि दोनों का डिनोमिनेटर λ - 2 ही है, ले जाते हैं उधर, ये हो जाएगा λ² + 4λ - 12 + 9λ - 18 = 0, बिकॉज राइट हैंड साइड 0 है, λ - 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। इससे क्या मिलेगा? एक सुंदर सा क्वाड्रेटिक मिलेगा लैम्डा के फॉर्म में, और उसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा λ² और 9 और 4 13 लैम्डा, और
ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। आपको फैक्टर करना चाहिए, तो ये आसान सा फैक्टर है क्योंकि 13 आना चाहिए सम और प्रोडक्ट आना चाहिए -30। क्या लिखेंगे? लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 15 लैम्डा -2 लैम्डा -30 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस 15 एंड लैम्डा -2, जैसे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी -15 या 2। इसका मतलब क्या हुआ साफ साफ कि ऐसे दो सेट बनेंगे, क्योंकि एक बार जब लैम्डा की वैल्यू -15 लेंगे तो यहाँ पे जो लाइन मिलेगा वो मिल जाएगा -15x + 2y = 3, और यहाँ पे उस लैम्डा के लिए फिर से एक अलग लाइन मिलेगा। तो दो सेट मिल रहे हैं लाइन के जो कि कनकरेंट हैं, एक बार -15 पे और एक 2 पे। आई होप कि आपने कनकरेंट के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया होगा। तो आज हमने 4 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अब बारी आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप का अप्रोच लेना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे इमेज को हम कैसे फाइंड करेंगे किसी पॉइंट का किस लाइन में, और वैसे ही अलग अलग क्वेश्चंस। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के अगला लेक्चर होगा प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड, एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, and till then you have to take care and keep doing mathematics with Sanyam. Thank you.